नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से अपन यहाँ पे MCQ चला रहे हैं और लगभग 20 दिन के अंदर अपन कंप्लीट कोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से प्राप्त होता रहे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपन बार बार सीरीज ला रहे हैं और लगभग 20 से 25 दिन में मैं आपको इस कोर्स को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, 20 दिन के अंदर ही। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो प्लेलिस्ट में क्लासेस दी गई है दोस्तों, उसको आप बार बार रिपीट करते रहे। इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, प्लेलिस्ट के अंदर 200 प्लस क्लास दी गई है। एक बार उनको आप 1 से 2 बार स्पीड के साथ में भी आप रिपीट कर सकते हैं ताकि वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर से जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं वहाँ से सीधे सीधे आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। शेयर और लाइक जरूर कर दे। और दोस्तों, 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं, और ज़्यादातर ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018 में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे आपको। कुछ प्रश्न यहाँ पे ऑब्जेक्शन वाले मिलेंगे, जिस प्रकार बोनस मिलता है। तो एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे दोस्तों। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन अपन यहाँ पे करने वाले हैं और लास्ट में आप कितना स्कोर करते हैं वो जरूर बताएं मेरे को। क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों एक बार, फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे, शीतकारी क्या है। दोस्तों, यहाँ पे शीतकारी क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। शीतकारी क्या है, शीतकारी क्या है? यम, नियम, आसन या प्राणायाम। शीतकारी क्या रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शीतकारी है वो प्राणायाम है। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ होता है ऑक्सीजन और आयाम का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे लेना या रोकना। तो प्राणायाम यहाँ पे क्या हो गया, शीतकारी है वो प्राणायाम रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, भारत में संगठित शिविर प्रतिरूपित है। दोस्तों, भारत के अंदर जो संगठित शिविर है वो प्रतिरूपित है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी पूर्वी उदाहरण, एशियन उदाहरण, पश्चिमी उदाहरण या स्थानीय उदाहरण। भारत में संगठित शिविर है, कैंप है, वो किसका प्रतिरूप है प्रश्न नंबर 2 में, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी उदाहरण रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्यों को ग्रहण करना, इनमें से सम्मिलित है। दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है कि सीखने में कार्य करते हैं, कार्य निर्मित करते हैं, कार्यों को ग्रहण करना, इनमें किससे सम्मिलित है, ये किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों ये मनोरंजन यानी रिक्रिएशन से संबंधित रहेगी। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण अवस्थाएं हैं। यानी शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण या अवस्थाएं हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4। क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों। शेयर और लाइक में आप कमी ना छोड़े, शेयर लाइक इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आप करते रहे तो मेरे को यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है, तो शेयर और लाइक में कमी ना रहे। प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों। 8 अवस्थाएं होती है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पे एकाग्रता जिसे अपन कॉन्सेंट्रेशन के नाम से जानते हैं, उसके लिए सबसे उत्तम योग है वो कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग या कर्म योग। एकाग्रता के लिए बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन के लिए बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 और सही आंसर रहेगा दोस्तों एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग यहाँ पे राजयोग होता है। ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर रहेगा राजयोग। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा, भारतीय योग संस्थान निम्न शहर में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पे भारतीय योग संस्थान है वो कौन से शहर में स्थित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। भारतीय योग संस्थान कौन से शहर में स्थित है, गांधीनगर, बनारस, चेन्नई या नई दिल्ली। 6 नंबर का बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों न्यू दिल्ली। यानी न्यू दिल्ली के अंदर ध्यान रखना है भारतीय योग संस्थान स्थित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते रहना है क्योंकि समय कम है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार ला रहे हैं और क्वेश्चंस भी मेरे को यहाँ पे तैयार करना पड़ता है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि प्रिपरेशन पे भी टाइम देना पड़ता है। आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो वहाँ भी अपन टाइम देते हैं। प्रश्न नंबर 7,
शिविर की सफलता सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है। ध्यान रखना है, शिविर है, कैंप की सफलता किस पर निर्भर करेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। कर्मचारी के, विद्यार्थी के, प्रबंधक के या नायक के। प्रश्न नंबर 7 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शिविर की सफलता यहाँ पे ध्यान रखना है वो सावधानी पूर्वक चयन पर किस पर निर्भर करेगी, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी रहेगा दोस्तों। यहाँ पे उपरोक्त सभी ये यहाँ पे ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी, इसलिए इस पोर्शन में यहाँ पे ध्यान रखना है बोनस दिया गया था। यानी कर्मचारी के, विद्यार्थियों के, प्रबंधक और नायक जितने भी उनके सभी पे सावधानी पूर्वक चयन करने पर ही होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, प्राणियों के संरक्षण वृद्धि और विकास के लिए खेल कूद बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्राणियों के संरक्षण वृद्धि और विकास के लिए खेल कूद ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है। प्रश्न नंबर 8 में बताना है अपने को। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 8 से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो मैकडूगल, यानी मैकडूगल के द्वारा यहाँ पे ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 रहेगा दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान सेवा जिसके द्वारा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सरकारी निकायों के द्वारा, व्यापारिक, स्वैच्छिक या गैर सरकारी। राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है, 9 नंबर और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट जो बॉडी जो होती है उनके द्वारा यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान सेवा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे मनोरंजन गतिविधियाँ यानी रिक्रेशनल एक्टिविटीज होती है उसमें मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। कौन सी श्रृंखला को, योग्यताएं, विशेषताएं, आवश्यकता या फिर रुचि। रिक्रेशन एक्टिविटीज में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। कौन सी श्रृंखला, प्रश्न नंबर 10 में और सही आंसर रहेगी दोस्तों रुचि। मानव की यानी पूरी रुचियों को ध्यान रखते हुए अपने को रिक्रेशन एक्टिविटीज का यहाँ पे निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11, योग का पितामह किसे माना जाता है। दोस्तों योग है, योग का पितामह किसे माना जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्वामी शिवानंद, महर्षि योगी, स्वामी स्वात्माराम या महर्षि पतंजलि। योग के पितामह दोस्तों स्वामी स्वात्माराम है, ये ध्यान रखना हठ योग के जनक है, यानी हठ योग प्रदीपिका है, हठ योग प्रदीपिका उसके जनक रहेंगे स्वामी स्वात्माराम। और प्रश्न नंबर 11 वो जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे महर्षि पतंजलि है, वो ध्यान रखना योग के पितामह रहेंगे जिसे अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों मनोरंजन आंदोलन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों भारत में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा, HC बक के द्वारा की गई, लेकिन यहाँ पे मनोरंजन आंदोलन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे GD सोंधी यानी प्रोफेसर GD सोंधी के द्वारा भारत में रिक्रेशनल आंदोलन की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों यहाँ पे किसने कहा है मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का। ध्यान रखना है दोस्तों, दोबारा से देखिए किसने कहा है कि मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का, ये परिभाषा किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है। प्रश्न नंबर 13 बताना है दोस्तों यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का, प्रोफेसर जोसेफ ली के द्वारा यह परिभाषा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। दोस्तों जब भी अपन प्रश्नोत्तरी लाते हैं लगभग 2-5 प्रश्न को अपन बार बार उसमें सेलेक्ट करते ही रहते हैं घुमा घुमा के, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं अदरवाइज। तो यहाँ पे खेल की अतिरिक्त ऊर्जा यानी सरप्लस एनर्जी थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई। प्रश्न नंबर 14 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर और शीलर महोदय, ध्यान रखना दोनों के द्वारा दी गई है, इसलिए इसे स्पेंसर शीलर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्लास को एक बार फिर से शेयर कर दीजिए। जो भी नए स्टूडेंट जुड़ते हैं दोस्तों क्लास को शेयर कर दिया करो, जो भी साथी जुड़ते हैं नए वो क्लास को शेयर कर दिया करो अपने अपने यहाँ पे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने भी ग्रुप होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन पर एक बार क्लास को शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 रहेगा दोस्तों वो देखिए एक बार, मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों जो मनोरंजन यानी रिक्रेशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका अपने को यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 15 में।
दोस्तों मनोरंजन क्रियाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो खोई हुई शक्ति है या जो एनर्जी लॉस हो जाती है उसको दोबारा से अपने को यहाँ पे एनर्जेट होने के लिए, यहाँ पे खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए मनोरंजन क्रियाएं की जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन से शारीरिक क्षमता घटक को योग आसनों द्वारा अच्छे से विकसित किया जा सकता है। दोस्तों दोबारा से प्रश्न देखिए एक बार, निम्न में से कौन से शारीरिक क्षमता घटक है जिनको योग और आसनों द्वारा अच्छे से विकसित किया जाता है, कौन सी चीज़ है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न 2-3 बार पहले भी प्रश्नोत्तरी में रिपीट हो चुका है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी है वो उसको योग और आसनों के द्वारा डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, निम्न क्रिया कार्यक्रमों में यानी निम्न क्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालकों एवं बालिकाओं के शिविर का महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों यहाँ पे दोबारा से प्रश्न, निम्न क्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालक और बालिकाओं के शिविर का महत्वपूर्ण अंग है वो अपने को बताना है कौन सा है। तैराकी, आर्केड, आवारण या कैंप फायर। 17 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का वो कैंप फायर है, वो बालक और बालिकाओं दोनों से यहाँ पे रिलेटेड होता है। जो किसका यहाँ पे पार्ट होता है वो एक शिविर या कैंप का यहाँ पे पार्ट होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, सामुदायिक मनोरंजन का जामीनदार होता है। दोस्तों यहाँ पे सामुदायिक मनोरंजन का जामीनदार होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। सामुदायिक मनोरंजन का जामीनदार होता है गांव, कस्बा व शहर अपने आवासियों के लिए, बड़े औद्योगिक व्यवसायी या बड़े संगठन। प्रश्न नंबर 18 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सामुदायिक जो मनोरंजन होते हैं, ध्यान रखना है वो गांव, कस्बा और शहर अपने आवासियों के लिए करता है। यानी जितने भी जो पार्क होते हैं, अन्य जो गवर्नमेंट होती है गाँव में जो चीज़ें होती है सार्वजनिक, वो यहाँ पे गाँव वालों के लिए होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों यहाँ पे, बच्चों में खराब अंग विन्यास का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों बच्चों में खराब अंग विन्यास यानी डिफॉर्मिटी जो हो जाती है उसका क्या कारण है वो अपने यहाँ पे बताना। कुपोषण, सहायक गति, खेल गतिविधियों की कमी या सख्त कपड़े पहनने से। बच्चों में खराब अंग विन्यास की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 19 में। तो दोस्तों यहाँ पे जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें जो कुपोषण होता है, कुपोषण के कारण उनके शरीर में अंग विन्यास हो जाता है, यानी उनके अंगों में गड़बड़ हो जाती है, जैसे अंग टेढ़े हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी, उनकी जो मांसपेशियाँ है वो सही से विकसित नहीं हो पाती, ये सभी उसमें डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक स्वस्थता पर प्रभाव नहीं डालता है। दोस्तों यहाँ पे फिजिकल वेलनेस है उस पर यहाँ पे प्रभाव नहीं डालता है। ये प्रश्न दो भी बार बार रिपीट करते हैं अपन प्रश्नोत्तरी में। संतुलित भोजन, प्रतिदिन व्यायाम, लिखाई और पढ़ाई, गहरी निद्रा और आराम। प्रश्न नंबर 20 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 के अंदर वो रहेगा लिखाई और पढ़ाई होती है वो यहाँ पे शारीरिक स्वस्थता यानी फिजिकल वेलनेस यहाँ पे उस पर प्रभाव नहीं डालती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे, इनमें से कब्जा जोड़ का अच्छा उदाहरण है। कब्जा जोड़ का कौन सा यहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों शरीर में कब्जेदार जोड़ कोहनी के अंदर पाया जाता है, अंगुलियों में पाए जाते हैं, घुटने में पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो कोहनी का जोड़ है, वो कब्जेदार जोड़ रहेगा जो एक ही साइड में खुलता है। जिस प्रकार का अपना गेट होता है वो एक साइड में खुलता है, उसी प्रकार यहाँ पे कब्जेदार जॉइंट होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22, न्यूटन का दूसरा गति का नियम है। दोस्तों न्यूटन ने गति के कितने नियम प्रतिपादित किए थे। तो 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जिसमें प्रथम नियम जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं, सेकंड नियम जैसे त्वरण या समय के नियम से, और जो थर्ड नियम है उसे अपन क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 और सही आंसर रहेगा दोस्तों दूसरा जो नियम है उसे अपन लॉ ऑफ एक्सीलरेशन यानी संवेग या त्वरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखें दोस्तों, एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु का पता लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक्सरे करवाते हैं अपन
और एक्सरे के द्वारा कौन सी आयु का अपन इसमें पता लगाते हैं वो अपन यहाँ पे बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 23 में बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शरीर संरचनात्मक, यानी बॉडी की जो, ध्यान रखना है, बॉडी की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसका यहाँ पे पता लगाते हैं अपन किसके द्वारा, एक्सरे के द्वारा। तो शरीर संरचनात्मक आयु का पता यहाँ पे एक्सरे के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, समाजशास्त्री खेलों को मानते हैं। दोस्तों जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो खेल को क्या मानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। 24 में बताना है, ईजी रहेगा दोस्तों। और क्लास को दोस्तों फिर से जो नए दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और एक बार फिर से लाइक कर दिया आप। शेयर और लाइक में कमी ना रहे दोस्तों, जितने स्टूडेंट या जितने साथी देखते हैं उससे कम लाइक की संख्या रहती है, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो दोस्तों। और अगर महत्वपूर्ण आपको 20 दिन के अंदर कंप्लीट कोर्स करना है तो प्ले लिस्ट में जाकर जो क्लासेस दी गई है एक बार उनका आप आसानी से रिपीट कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर से इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्टअप हो जाएगा कि आप आसानी से 100 क्वेश्चन, आप प्लस के बता रहा हूँ मैं, 100+ क्वेश्चन आप इजीली आप अटेंड करके सही कर लोगे। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सोशोलॉजिस्ट है, समाजशास्त्री है, वो खेलों को सामाजिक सांस्कृतिक घटना मानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, वक्ष अस्थि का शरीर संरचनात्मक नाम है। दोस्तों वक्ष अस्थि, वक्ष यानी छाती होती है, चेस्ट की जो शरीर रचनात्मक जो अस्थि है, हड्डी है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं। 25 में बता रहा है और सही आंसर रहेगा दोस्तों वक्ष यानी छाती के अंदर जो हड्डी पाई जाती है उसे अपन यहाँ पे स्टर्नम हड्डी के नाम से जानते हैं, जिसके दोनों तरफ यहाँ पे रिब्स यानी पसलियाँ जुड़ी हुई होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं उसको आगे ऊपर कर लेता हूँ एक बार। प्रश्न नंबर 26, महिलाओं में निम्न या केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण उनकी गति को बनाता है। दोबारा से देखिए एक बार प्रश्न को, कि महिलाओं में निम्न या केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण उनकी गति को क्या बनाता है, बहुत स्थायी, बहुत अस्थायी, गतिवान, धीमा या बहुत स्थायी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बहुत स्थायी, यानी स्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा देता है, संतुलन उसमें यहाँ पे ज़्यादा देता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, श्वेत मांसपेशी तंतु कौन से प्रदर्शन को बेहतर होते हैं। श्वेत दोस्तों दो प्रकार के मसल्स फाइबर होते हैं, एक STF और एक होता है FTF। ध्यान रखना है STF और FTF। STF होता है इसे अपन स्लो ट्विच फाइबर जिसे अपन रेड फाइबर के नाम से जानते हैं, और FTF होता है वो फास्ट ट्विच फाइबर जिसे अपन वाइट फाइबर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न श्वेत फाइबर का पूछा गया है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 में वो ध्यान रखना है तेज संकुचन, यानी फास्ट कंस्ट्रक्शन या संकुचन यहाँ पे होने वाले फाइबर श्वेत मसल्स फाइबर कहलाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28 देखें दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पे नीड क्यों है वो अपने यहाँ पे बताना है। 28 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार के लिए, ध्यान रखना है लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार के लिए यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पे नीड होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों पे मनोविज्ञान है और मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है वो अपने यहाँ पे पता। दोस्तों मनोविज्ञान का जनक देखें तो अपन अरस्तु को मानते हैं और इसमें अरस्तु ऑप्शन में अपने यहाँ पे नहीं है। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक देखें तो वो विलियम वुंट को मानते हैं जिस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही अपने को यहाँ पे आंसर सही करना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों विलियम वुंट है, वो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे नियम है, सीखने के नियम किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। 3 नियम और सीखने के मुख्य नियम और 5 यहाँ पे गौण नियम दिए गए थे, जिसमें 3 नियमों में तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम है। तो यहाँ पे संतुष्टि का नियम कौन सा उसका उपनाम है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रभाव का नियम है वो यहाँ पे संतुष्टि का नियम भी कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा कौन सी आयु का पता लगाया जाता है। दोस्तों मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं उसके द्वारा कौन सी आयु का पता लगाते हैं। प्रश्न नंबर 31 में बताना है।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मानसिक आयु यानी मेंटल एज है। कल भी अपन ने प्रश्नोत्तर में शामिल किया था कि मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल टेस्टों के द्वारा यहाँ पर मेंटल एज का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट और आगे 32 देखे दोस्तों प्रश्न नंबर, शारीरिक संरचनात्मक विकृति में कुबड़ अथवा गोल पीठ कौन सी होती है? यानी फिजिकल डिफॉर्मिटीज की बात कर रहे हैं अपन। शारीरिक संरचनात्मक विकृति यानी फिजिकल डिफॉर्मिटीज है, उसमें जो कुबड़पन हो जाता है, राउंड बैक हो जाती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? थर्टी टू बताना दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है काइफोसिस, यानी पीछे जो पीठ के पीछे गोल राउंड सा उभार हो जाता है उसे अपन काइफोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी शर्त सीखने में पठार की घटना का कारण नहीं है? यानी सीखने में पठार प्लेटो आ जाता है। सीखने में पठार का मतलब होता है न तो उसमें कमी होती है न उसमें वृद्धि होती है, यानी एक ही स्थिरता आ जाती है, वो किसके कारण नहीं है? यानी सीखने में पठार की घटना का कारण नहीं है। शारीरिक सीमा, एक रास्ता, व्याकुलता या थकान। प्रश्न नंबर 33 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो शारीरिक सीमा होती है वो सीखने में पठार का कारण नहीं हो सकती। सीखना जिंदगी भर चलता है, कोई इसकी सीमा नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, सीखना आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसके द्वारा परिभाषा दी गई है? यानी सीखना है वो ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? 34 में बताना है। प्रश्न नंबर 34 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे क्रो एंड क्रो यानी क्रो एंड क्रो मोदिया के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों यहाँ पे मांसपेशियों के किसी कार्य के दौरान संकुचन को क्या कहते हैं? यानी मांसपेशी कार्य करती है, कार्य करने में उसमें संकुचन होता है तो क्या कहते हैं? जिससे मांसपेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ध्यान रखना, उसकी मांसपेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता है, केवल तनाव उत्पन्न होता है। जिस प्रकार अपन दीवार के धक्का लगाते हैं वो कौन सी मांसपेशी का संकुचन होता है, ये पूछा गया इस प्रश्न के अंदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन आइसोमेट्रिक संकुचन के नाम से जानते हैं, जिसमें मांसपेशी में तनाव उत्पन्न होता है लेकिन उसकी लंबाई कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? दोस्तों यहाँ पे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है? जिसमें दो कारक थे दोस्तों, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है जिसके दो कारक होते हैं जी और एस। ध्यान रखना है जी और एस, यानी एक जनरल और एक स्पेसिफिक। तो प्रश्न नंबर 36 सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पेरमैन के द्वारा यहाँ पे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया था। त्रिकारक सिद्धांत भी इसके द्वारा यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो किसके द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित किया गया, जिसे अपन इंसाइट लर्निंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, सूक्ष्म सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। 37 सही आंसर रहेगा दोस्तों कोलर मोदे, जो किससे संबंधित है? चिंपांजी पर इसके द्वारा यहाँ पे खोज की गई थी, रिसर्च किया गया था। तो प्रश्न नंबर 38 देखिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38, प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों यहाँ पे नेचुरलिज्म है, इसके यहाँ पे फाउंडर कौन रहेंगे? प्रकृतिवाद के जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों यहाँ पे प्लेटो है, आदर्शवाद के जनक है। जॉन डीवी है, वो प्रयोजनवाद के जनक है। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 38 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रूसो है, वो प्रकृतिवाद से संबंधित रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है? यानी प्रशिक्षण ट्रेनिंग के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। ट्रेनिंग में ट्रांसफॉर्मिंग क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर 39 और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रशिक्षण में जो स्थानांतरण है वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 39 का आंसर रहेगा पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समझ सीखों का प्रयोग करना। यानी पुरानी अवस्था है
अवस्था से नवीन जो वस्तु जो ज्ञान सीख रहे हैं उसमें जो पुरानी चीज़ें हैं वो उसमें सीखने में सहयोग करे तो उसे अपन प्रशिक्षण में स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40, उत्प्रेरणा का पुनर्बलन का मत किसने दिया? दोस्तों यहाँ पे पुनर्बलन का सिद्धांत है उत्प्रेरणा का, पुनर्बलन का मत है किसके द्वारा दिया गया है? जूम, हर्जबर्ग, मेस्लो या फिर स्किनर। उत्प्रेरणा का पुनर्बलन की बात कर रहे हैं अपन 40 नंबर में, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्किनर महोदय के द्वारा उत्प्रेरणा का पुनर्बलन मत यहाँ पे दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, व्यावसायिक नैतिकता का सत्व यह सार निहित है, यानी व्यावसायिक नैतिकता का सार किसमें निहित है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों, एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए। जो भी नए दोस्त जुड़ते हैं, स्टूडेंट जुड़ते हैं, वो क्लास को शेयर कर दिया करो। प्रश्न नंबर यहाँ पे 41, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे व्यावसायिक नैतिकता का सार है वो किस में निहित है? व्यवसाय के प्रति समर्पण में निहित है। ध्यान रखना, व्यवसाय के प्रति समर्पण में निहित होना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक्टोमॉर्फ शरीर रचना का घटक नहीं है? एक्टोमॉर्फ की बात कर रहे हैं अपन। निम्न में से कौन सी एक्टोमॉर्फ शरीर रचना का घटक नहीं है? दोस्तों यहाँ पे सेल डायनेसिस से संबंधित है, जैसे एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। तो यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक शरीर रचना का घटक नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है 42 में। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा मजबूत और लंबी गर्दन है वो एक्टोमॉर्फिक की नहीं रहेगी, बल्कि मेसोमॉर्फिक की रहेगी। ध्यान रखना, मेसोमॉर्फिक की रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43 में देखिए दोस्तों यहाँ पे, जब कोई जोड़ गति करता है, ध्यान रखना, जब कोई जोड़ है, जॉइंट है, वो गति करता है तथा इस दौरान उस जोड़ की दो हड्डियों के बीच है वो कोण बढ़ता है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? यानी दो हड्डियों के बीच अगर कोण का बढ़ना हुआ है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? प्रश्न नंबर यहाँ पे 43, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन विस्तार यानी एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। दो हड्डियों के बीच अगर कोण कम होता है तो वो फ्लेक्शन, और दो हड्डियों के बीच कोण बढ़ जाता है तो उसे अपन एक्सटेंशन के नाम से, विस्तार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 44, उपलब्धि अभिप्रेरणा किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे उपलब्धि अभिप्रेरणा है वो किससे संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना। व्यक्ति के ज्ञान से, व्यक्ति की अभिवृद्धि से, व्यक्ति के अनुभव से, या व्यक्ति की आवश्यकता से। उपलब्धि अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं 44 में। एटकिंसन और मैकलेलैंड के द्वारा ये दोस्तों यहाँ पे उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया गया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 44, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति की आवश्यकता से संबंधित है कौन? उपलब्धि अभिप्रेरणा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 रहेगा दोस्तों यहाँ पे किनेसियोलॉजी और खेल बायोमैकेनिक्स, यानी किनेसियोलॉजी और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एक दूसरे से निम्नलिखित रूप से संबंधित है, यानी किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना। यानी किनेसियोलॉजी गति विज्ञान और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स यानी खेल जैव यांत्रिकी एक दूसरे से किस रूप से संबंधित हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 बताना है। जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, खेल बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी का विशिष्ट भाग है। यानी खेल बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स जब वो किनेसियोलॉजी का विशिष्ट भाग है, इसका मतलब इन दोनों में बड़ी कौन हुआ? तो वो किनेसियोलॉजी बड़ी है, बायोमैकेनिक्स उसका पार्ट है, यानी किनेसियोलॉजी का पार्ट है वो बायोमैकेनिक्स से रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 देखे दोस्तों यहाँ पे, कौन से उत्तोलक में बल यानी फोर्स है वो आधार और प्रतिरोध यानी एक्स और रेजिस्टेंस के बीच में होता है? कौन सा यहाँ पे उत्तोलक है? बल है वो एक्स और प्रतिरोध के बीच में रहेगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 46, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर है, थर्ड टाइप लीवर है, जो शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, खेलों में भी सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। उसके अंदर यहाँ पे बल होता है वो एक्स और प्रतिरोध के बीच में होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47, किसने ब्लूम व उसके साथियों द्वारा सुझाए गए
3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त माना है। ध्यान रखना है दोस्तों, दोबारा से परिभाषा दी गई है यहाँ पे कि जो ब्लूम है और उसके जो साथी है उसके द्वारा जो 3 आयाम शारीरिक शिक्षा के अंदर बताए गए हैं उन उद्देश्यों के लिए उपयुक्त किसके द्वारा माना गया है वो अपने यहाँ पे बताना। 47 में और साइंस हो रहेगा दोस्तों 47 में हारोल्ड एगबेरो इसके द्वारा यहाँ पे समर्थन किया गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है? मानव की कौन सी सांस्कृतिक धरोहर है वो अपने यहाँ पे बताना। खेल, शिक्षा, प्यार व स्नेह, बड़ों का आदर। 48 में और साइंस में रहेगा दोस्तों मानव की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स या खेल। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों यहाँ पे गोला फेंक के लैंडिंग खंड का कौन होता है? दोस्तों गोला फेंक यानी जो शॉर्ट पुट है उसका जो लैंडिंग एरिया होता है उसका कोण कितना होता है वो अपने यहाँ पे बताना। ये अपने का थ्रोइंग सर्कल है और ये भी लैंडिंग एरिया है, तो इसका जो सेक्टर होता है ये कोण कितना होता है वो अपने यहाँ पे बताना है 49 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 34.92 डिग्री होता है वो शॉर्ट पुट गोला फेंक होता है उसका यहाँ पे लैंडिंग एरिया का कोण रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 50, पुरुषों के लिए गोला फेंक के गोले का भार है, यानी पुरुषों के लिए जो गोला है उसका कितना भार होता है वो अपने यहाँ पे। दोस्तों महिलाओं के लिए कितना होता है गोले का वजन? तो महिलाओं के लिए 4 kg होता है, ध्यान रखना 4 kg होता है, लेकिन पुरुषों के लिए कितना होता है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 50 के अंदर वो रहेगा 7.265 किलोग्राम। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 7.265 किग्रा या ग्राम यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 रहेगा जकार्ता एशियन गेम्स 2018 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? दोस्तों यहाँ पे 2018 के एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं। अब जो 18 के बाद में 2022 में एशियन गेम्स होने वाले थे लेकिन वो नहीं हो पाए है दोस्तों। क्यों? अब 2023 में होंगे, तो ये 18 वाले तो 18 क्रम के थे और जो 2022 का मतलब अब 23 में होंगे, कोरोना के कारण पोस्टपोन्ड हो गए थे, तो अब जो 23 में होंगे चीन के अंदर एशियन गेम्स, तो वो कौन से क्रम के? 19वें क्रम के रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 51 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है रानी रामपाल जो हॉकी की यहाँ पे कैप्टन थी इंडिया की, वो यहाँ पे जकार्ता एशियन गेम्स 2018 के अंदर भारतीय ध्वजवाहक थी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 52, एशियन गेम्स 2018 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा कुल कितने पदक यहाँ पे, कुल कितने रजत पदक की बात कर रहे हैं अपन, सिल्वर मेडल की, वो प्राप्त किए गए। दोस्तों अगर आपने करंट अफेयर्स की क्लास नहीं ली है तो आप करंट अफेयर्स की क्लास जाके प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स की क्लास देख लीजिए एक बार। कंप्लीट करंट अफेयर्स वहाँ पे कराया गया है, जो एशियन गेम्स है उसमें कितने मेडल आए थे, किसके द्वारा ध्वजवाहक कौन था, कितने रजत पदक, सब यहाँ पे कंप्लीट करवाया गया। तो प्ले लिस्ट में आप करंट अफेयर्स की सुपड़ा साहब के नाम से क्लास है वो जरूर जाके एक बार देख लीजिए। 52 प्रश्न नंबर 52 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 24 इसके अंदर क्या आए थे? सिल्वर मेडल आए थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53 देखिए दोस्तों यहाँ पे एस शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे एस शब्द है वो किससे संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। एस मतलब ACE। दोस्तों ये प्रश्न है 2013 और 2018 दोनों बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है। एस शब्द किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 53 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेनिस। एस शब्द है वो टेनिस से संबंधित रहेगा। प्रश्न नंबर 53 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेनिस से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 54 मर्डेका कप है वो किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे किस खेल से संबंधित है मर्डेका कप? प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 बताना है और क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा ज़्यादा करते ही रहना है दोस्तों आपको। सही आंसर रहेगा 54 के अंदर वो ध्यान रखना है मर्डेका कप है वो फुटबॉल से संबंधित रहेगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 55 श्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित? दोस्तों यहाँ पे श्वेतलिंग कप है वो किस खेल से संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। श्वेतलिंग की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस या टेबल टेनिस, श्वेतलिंग कप की बात कर रहे हैं। 55 में बताना है दोस्तों यहाँ पे।
और सही आंसर रहेगा दोस्तों टेबल टेनिस, यानी टीटी से संबंधित रहेगा श्वेतलिंग कप। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टीटी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों, डिंग एक्सप्रेस यानी उपनाम है वो इससे भी जाना जाता है। डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है वो अपने यहाँ पे बताना। दूती चंद, हिमा दास, सीमा पुनिया या मनजीत कौर। डिंग एक्सप्रेस प्रश्न नंबर 56 में बताना। सही आंसर रहेगा दोस्तों हिमा दास है, उसे अपन डिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, जो असम की यहाँ पे एथलीट है। ध्यान रखना, असम की एथलीट है। नेक्स्ट और आगे 57। प्रश्न नंबर 57 देखें दोस्तों, एशियाई खेलों 2018 में भारतीय महिला कबड्डी दल ने कौन सा पदक जीता। दोस्तों एशियाई खेल की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने करंट अफेयर्स की क्लास ना देखी है तो आप जरूर जाके देख लें, वहाँ कंप्लीट अपन करवा दिया गया है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 57 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, एशियाई खेलों के अंदर जो भारतीय एक महिला कबड्डी टीम है उसके द्वारा यहाँ पे सिल्वर मेडल यानी रजत पदक प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58। कबड्डी के प्रत्येक राउंड, दोस्तों यहाँ पे कबड्डी में प्रत्येक रेड सीमित होती है। रेड का मतलब यानी खो जो कबड्डी बोल के जाता है खिलाड़ी, तो उसे अपन रेड कहते हैं, और वो कितने टाइम के लिए दे सकते हैं 58 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों कबड्डी के अंदर जो रेड का टाइम होता है वो 30 सेकेंड यानी 30 सेकेंड यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों, लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप में रनवे की न्यूनतम लंबाई है वो कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। लॉन्ग जंप की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसमें जो रनवे होता है उसकी यहाँ पे न्यूनतम लंबाई यानी मिनिमम लंबाई वहाँ पे कितनी हो सकती है 59 बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 40 मीटर यहाँ पे न्यूनतम होती है और मैक्सिमम यहाँ पे 45 मीटर हो सकती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 देखें दोस्तों यहाँ पे, हॉकी में पेनल्टी शूट आउट टाइम समय है। दोस्तों हॉकी के अंदर जो पेनल्टी शूट आउट का जो टाइम होता है समय है वो कितना होता है, यानी कितने समय के अंदर अपने को यहाँ पे पेनल्टी मिलने के कितने समय में वहाँ पे शूट आउट करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 60 सही आंसर रहेगा दोस्तों 8 सेकंड के अंदर ध्यान रखना है वो पेनल्टी शूट आउट का टाइम होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 61 देखें दोस्तों, कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों पद्म भूषण की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है जिसको 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 61 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी है, जो वर्तमान में जो IPL चल रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन भी है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल में ऑफेंस के खिलाड़ी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। दोस्तों यहाँ पे बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं अपन, उसमें जो ऑफेंस के खिलाड़ी का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, ड्रिबल करना, स्कोर, रिबाउंड या पास। ऑफेंस की बात कर रहे हैं 62 के अंदर। तो बास्केटबॉल में जो ऑफेंस खिलाड़ी होता है, ऑफेंस का मतलब जो आगे होता है उसको बॉल पकड़ते ही क्या करना है, स्कोर करने की कोशिश करता है यानी बास्केट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 देखिए दोस्तों, 33वां ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा। दोस्तों यहाँ पे 33वां ओलंपिक खेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रीष्मकालीन, वो कहाँ आयोजित होगा। 32वां कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों, तो 32वां जो 2021 में हुआ है, लेकिन हालांकि ओलंपिक कौन सा रहेगा 2020 का ही रहेगा, तो वो टोक्यो जापान, ध्यान रखना टोक्यो जापान में हुआ। लेकिन 33वां कहाँ होगा प्रश्न नंबर 63 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पेरिस या फ्रांस के अंदर आयोजित होगा, जो 2024 के अंदर होगा, ध्यान रखना 2024 के अंदर होगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64। शारीरिक शिक्षा के पहले प्रोफेसर कौन थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। शारीरिक शिक्षा के यानी फिजिकल एजुकेशन के पहले प्रोफेसर जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच या प्रशिक्षक को दिया जाता है, 1985 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। तो पहले प्राचार्य पूछ रहे हैं और सही आंसर रहेगा 64 में, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रोफेसर करण सिंह है, प्रोफेसर करण सिंह को ये पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। दोस्तों प्रोफेसर करण सिंह ने ध्यान रखना है एक अपने शिष्य को यहाँ पे, एक शिष्य था उनका जिसको यहाँ पे प्रशिक्षण देने के कारण उसको यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 65 देखें दोस्तों,
प्रश्न नंबर 65, भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार व राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका वर्तमान में नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, किसी एक को दिए हैं। यानी ये सभी पुरस्कार वो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसको सभी पुरस्कार यहाँ पे मिल चुके हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर रहेगा दोस्तों पुलेला गोपीचंद, जो बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। उसको यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार 1961, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 और राजीव गांधी यानी वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1992, तीनों पुरस्कार दिए गए वो एकमात्र खिलाड़ी है पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 66, वनडे वंडर्स, ध्यान रखना है, वनडे वंडर्स पुस्तक के रचयिता कौन से खिलाड़ी हैं वो अपने यहाँ पे बताना। वनडे वंडर्स कौन से खिलाड़ी की यहाँ पे पुस्तक रहने वाली है 66 में, और सही आंसर रहेगा दोस्तों सुनील गावस्कर की पुस्तक रहेगी वनडे वंडर्स, ध्यान रखना सही आंसर रहेगा सुनील गावस्कर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 67 देखिए दोस्तों, 2018 विंबलडन महिला एकल टेनिस प्रतियोगिता इनमें से किसने जीती है। अब अपने को यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे 2023 वाली लेटेस्ट 2023 का जो टूर्नामेंट दो हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल्स और पुरुष सिंगल्स और महिला सिंगल्स के याद रखने हैं। साथ ही में 2022 के चारों ग्रैंड स्लैम वो भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो सही आंसर 67 का रहेगा दोस्तों, वो ध्यान रखना है एंजेलिक केरबर के द्वारा यहाँ पे जीती गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 68, प्रश्न नंबर 68 देखिए दोस्तों, इनको सम्मिलित करना है। थोड़ा सा मैं इनको छोटा कर लेता हूँ एक बार ताकि आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाए एक बार। अब देखिए दोस्तों, अपने को यहाँ पे 68 में करना है, सम्मिलित करना है। यानी टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ था, मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था, म्यूनिक कब हुआ था, मॉन्ट्रियल कब हुआ था। प्रश्न नंबर अपने को 68 में बताना है। में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 68 का वो रहेगा यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, अब अपने को यहाँ पे यानी टोक्यो ओलंपिक 1964 में हुआ था, मैक्सिको ओलंपिक है वो कब हुआ था 1968 के अंदर, और म्यूनिक जो पश्चिम जर्मनी है 1972 में हुआ था, और मॉन्ट्रियल कनाडा है वो 1976 के अंदर हुआ था। इस प्रकार अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 69 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 69, प्रश्न नंबर 69 रहेगा दोस्तों यहाँ पे डकैथलॉन का आखिरी इवेंट हमेशा होता है। डकैथलॉन दोस्तों जिसमें 10 इवेंट होते हैं, जो 5 फर्स्ट दिन होते हैं और 5 सेकंड दिन होते हैं, तो उसमें जो आखिरी इवेंट होता है यानी 10वां नंबर का वो कौन सा होता है 69 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1500 मीटर की दौड़ होती है वो डकैथलॉन का आखिरी इवेंट होता है, और सेकेंड डे है उसका आखिरी इवेंट भी होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70 देखिए दोस्तों, ठोस स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब दिए गए थे। दोस्तों यहाँ पे ठोस स्वर्ण पदक है वो ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब दिए गए थे वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 70 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1912, ध्यान रखना है सन 1912 के ओलंपिक के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है आखिरी बार ठोस स्वर्ण पदक दिए गए थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 71, दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहते हैं, यानी आदर्शवाद के जो जन्मदाता हैं वो कौन है। प्रकृतिवाद की अपन ने देख लिया दोस्तों, प्रकृतिवाद के रूसो है। रूसो किसके हैं प्रकृतिवादी, लेकिन यहाँ पे आदर्शवाद के बारे में पूछा गया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 71 में प्लेटो है दोस्तों यहाँ पे आदर्शवाद के जनक, आइडियलिज्म के पे आदर्शवाद के जनक यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 72, प्रश्न नंबर 72 देखे दोस्तों, इलियड और ओडिसी के रचयिता है। दोस्तों यहाँ पे 2 ग्रंथ या उपन्यास है, इलियड और ओडिसी है, इसके रचयिता कौन है वो अपने यहाँ पे बताना पूछा जाता है दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न भी 72 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों कवि होमर, यानी अंधा कवि था होमर, जो होमर काल से संबंधित है, उसने इलियड और ओडिसी यहाँ पे रचयिता की थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 73, स्नाइप्स का शाही में विलय कब किया गया। दोस्तों स्नाइप्स है, स्नाइप्स का शाही में विलय कब किया गया था।
यानी SINEPS स्नाइप्स है, उसका साई के अंदर कब विलय किया गया था। अब दोस्तों साई की स्थापना आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा भी, कि साई की स्थापना कब हुई थी, 1984 में हुई थी। साई की स्थापना कब हुई थी, 1984 में हुई थी। तो इससे पहले साई स्नाइप्स का विलय नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इससे ऑप्शन अपने को ध्यान रखना है, यानी 1982 इससे पहले आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन में। और 83 ऑप्शन यहाँ पे अपने को यहाँ पे मिल गए हैं। तो स्नाइप्स का विलय कब किया गया था साई के अंदर, 73, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1987, यानी 1987 में साई के अंदर स्नाइप्स का विलय किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 74 देखे दोस्तों। LCPE ग्वालियर के संस्थापक या प्राचार्य थे दोस्तों, यहाँ पे LCPE लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1956-57 में थी। इसके संस्थापक आचार्य कौन थे, प्रश्न नंबर 74 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों PM जोसेफ इसके संस्थापक आचार्य रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 75 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 75, YMCA की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। यहाँ पे YMCA की बात कर रहे हैं अपन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भारत के संदर्भ में कर रहे हैं, बस देखें अपन यहाँ पे YMCA, तो वो यहाँ पे 1844, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 1844 को YMCA की स्थापना हो गई थी। फिर यहाँ पे इंडिया के अंदर पहली बार कब आ गया था, तो 1891 के अंदर आ गया था। और इसकी पहली बार स्थापना इंडिया के अंदर कब की गई थी, कौन सी कॉलेज के रूप में, तो वो YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास के रूप में की गई थी। प्रश्न नंबर 75 सही आंसर रहेगा दोस्तों 1920 के अंदर यहाँ पे इसकी स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 76 देखे दोस्तों। डिडास्सिलियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था दोस्तों, यहाँ पे डिडास्सिलियम है वो प्राचीन यूनान में किस लिए प्रसिद्ध है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 76 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ये एक संगीत विद्यालय था, यानी प्राचीन यूनान में डिडास्सिलियम है वो क्या था, वो एक संगीत विद्यालय था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 77, राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी दोस्तों। यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर है वो किस खेल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम भी अपन ने शुरुआत की थी इसके नाम पर 1953 में, और ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। और किस खेल से संबंधित थी 77 में, वो ध्यान रखना है टेनिस की यहाँ पे प्लेयर थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78 देखिए दोस्तों। कौन सा काल प्राचीन भारतवर्ष में वैदिक काल माना जाता है, भारतवर्ष में यहाँ पे वैदिक काल माना जाता है, यानी वैदिक काल का टाइम पीरियड अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 78 में बताना है। और सही आंसर रहेगा तो वो ध्यान रखना है 2500 से 600 ईसा पूर्व है वो भारत के अंदर यहाँ पे वैदिक काल रहेगा, वैदिक काल का टाइम पीरियड रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 79, प्रश्न नंबर 79 देखिए दोस्तों। किसने जर्मनी में, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, किसने जर्मनी में ट्रनवेरियन आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों। यहाँ पे ट्रनवेरियन आंदोलन के जनक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। जर्मनी के अंदर ट्रनवेरियन आंदोलन के जनक कौन है, 79 बताना है। और सही आंसर रहेगा फ्रेडरिक लुडविग जोन, यानी फ्रेडरिक लुडविग जोन है वो जर्मनी में ट्रनवेरियन आंदोलन के यहाँ पे शुरुआत करता है या जनक रहने वाले। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 देखिए दोस्तों। एशियाड आंदोलन की संकल्पना किसने की थी। एशियाड आंदोलन बोल दो या फिर ऐसे खेल बोल दो, इसकी संकल्पना या शुरू करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों। एशियाई खेल जो 1951 में दिल्ली के अंदर शुरुआत की गई थी। और प्रश्न नंबर 80 सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोफेसर GD सोंधी, जो बाद में मनोरंजन आंदोलन के जनक भी कहलाते हैं, उसके द्वारा एशियाई खेलों की संकल्पना विचार किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 81, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है दोस्तों। यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहे हैं अपन, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो कौन से काल में सबसे अधिक होती है, शेषावस्था, बाल्यावस्था, तरुणावस्था या किशोरावस्था।
प्रश्न नंबर 81 बताना है दोस्तों आपको। और संयांश रहेगा दोस्तों, जो शेष अवस्था होती है उसमें सर्वाधिक वृद्धि यानी सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना, शेष अवस्था। उसके बाद में वृद्धि यहाँ पे टाइम लेती है, धीरे धीरे होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 82, कौन सा क्रेसमर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? क्रेसमर का शरीर का वर्गीकरण नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों क्रेसमर के द्वारा शरीर के कितने वर्गीकरण दिए गए थे? तो पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डाइप्लास्टिक, 4 प्रकार के यहाँ पे बताए गए थे। वैसे मूलतः 3 ही होते हैं उसमें, लेकिन चौथा प्रकार भी बताया था। तो साइंस रहेगा 82 के अंदर, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोलेरिक है, वो यहाँ पे क्रेसमर का शरीर वर्गीकरण नहीं है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 83, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों यहाँ पे खेल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, उसके जनक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिकल के जनक कौन है? दोस्तों अगर मनोविज्ञान के जनक देखें तो अरस्तु, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है, लेकिन खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है? 83। और सही आंसर रहेगा दोस्तों कोलमैन ग्रिफिथ है, वो खेल मनोविज्ञान के यहाँ पे जनक है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 84 देखिए दोस्तों, साइको का अर्थ है। दोस्तों साइको है वो, इसका अर्थ क्या है? टोटल देखें तो अपन साइकोलॉजी होती है दोस्तों, साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बनना है, साइको प्लस लॉजी, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से। तो साइको का अर्थ क्या होता है? प्रश्न नंबर 84। और सही आंसर रहेगा दोस्तों साइको का अर्थ होता है आत्मा, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 85, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? दोस्तों यहाँ पे सीखने के सिद्धांत है वो किसके द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित किए गए थे? 85 में बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा 85 के अंदर, ध्यान रखना है, सीखने के सिद्धांत का जनक भी यहाँ पे ध्यान रखना है, या खोज करता है वो थॉरनडाइक रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 86, सिगमंड फ्राइड जनक माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिगमंड फ्राइड है वो किसके जनक माने जाते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। एटी 86 में बताना है दोस्तों। और सही आंसर रहेगा दोस्तों मनोविश्लेषण के सिद्धांत के जो जनक है, ध्यान रखना है, वो यहाँ पे रहने वाले हैं सिगमंड फ्राइड, जिसने 3 के मन के 3 प्रकार बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 87 देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजिकल की बात कर रहे हैं अपन, उसमें सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे मानती है? व्यक्ति अध्ययन, आत्मनिरीक्षण, अवलोकन या प्रयोगात्मक? मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। 87 सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि है वो मनोविज्ञान में ध्यान रखना है दोस्तों। 87 का सही आंसर रहेगा तो प्रयोगात्मक, जिसके जनक कौन है दोस्तों यहाँ पे? विलियम वुंट प्रयोगात्मक के जनक रहने वाले। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 88 देखिए दोस्तों यहाँ पे, मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसके द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है? मनोविज्ञान है वो मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसके द्वारा दिया गया? सिंगर, जैक्सन, मैकडोगल या क्रुक्स और स्टेन? प्रश्न नंबर 88 में बताना अपने को यहाँ पे, यानी मनुष्य और प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है वो यहाँ पे रहने वाला है क्रुक्स और स्टेन के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 89 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 89, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे ऋणात्मक है वो सीखने का स्थानांतरण कौन सा कहलाता है? दोस्तों स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य स्थानांतरण। तो ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? 89 बताने। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सीखने में अगर बाधा है तो वो ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 90, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी है, उसको प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? मुख्य कारक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 90 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वंशानुक्रम और वातावरण है वो प्रभावित करने वाला मुख्य कारक रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 91, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे
प्रभावी जनसंपर्क कौन सा है? दोस्तों शारीरिक शिक्षा व खेलों के अंदर सबसे प्रभावी जनसंपर्क है वो कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। अभिभावक अध्यापक, गतिविधि प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिता या दूरदर्शन कार्यक्रम। शारीरिक शिक्षा व खेलों में बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 91 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों खेल प्रतियोगिताएं होती है। स्पोर्ट्स जो टूर्नामेंट है, एक्टिविटीज़ है, वो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा और खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 देखिए दोस्तों, पिरामिड प्रतियोगिता किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है? दोस्तों यहाँ पे पिरामिड प्रतियोगिता है वो कौन सी प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है? टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट दोस्तों 4 टाइप होते हैं, उसमें से पिरामिड है वो कौन से में रहेगी? प्रश्न नंबर 92 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों चैलेंज प्रतियोगिता के अंदर यहाँ पे आती है वो पिरामिड प्रतियोगिता आएगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 देखिए दोस्तों, पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों जो पर्यवेक्षण है यानी सुपरविजन है, सुपरवाइजर है जो सुपरविजन करता है, उसका मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए किस पर? सीखने की स्थिति में सुधार, उपकरणों का प्रबंधन, प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम या रिकॉर्ड्स का रखरखाव। 93 में बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों सीखने की स्थिति में सुधार करना, ये पर्यवेक्षण यानी जो कमियां हैं उसको दूर करके सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 देखिए दोस्तों, शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट संरचना है। दोस्तों शिक्षण कौशल यानी किसी चीज स्किल्स को सिखा रहे हैं अपन, तो उसमें सबसे आदर्श बनावट कौन सी रहेगी? एकल रेखा, पंक्ति, अर्धवर्ताकार या वर्ताकार। 94 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों अर्धवर्ताकार यानी हाफ सेमी सर्किल रहेगी, सेमी सर्किल बोल सकते हैं अपन इसे। अर्धवर्ताकार खड़ा करते हैं बच्चों को, इसके ऊपर खड़ा कर देते हैं और फिर अपन यहाँ पे बच्चों को क्या करते हैं, इस यहाँ से खड़ा होकर सिखाते हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 95। नॉकआउट टूर्नामेंट, ध्यान रखना 95 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। नॉकआउट टूर्नामेंट में जब 11 टीमें हैं तो नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएगी? नॉकआउट टीम की बात है, उसमें टीम कितनी है? 11। तो नीचे के हाफ में कितनी बाई दी जाएगी वो अपने यहाँ पे पता है। तो पावर ऑफ 2 भी देखिए बाई कितनी मिलेगी सबसे पहले तो पावर ऑफ 2 देखे तो 16 में से 11 घटाएंगे तो कितने आएगा? 5 आएगा। 5 को देखें तो 22 निचले लोअर में ज़्यादा जाती है, तो यहाँ पे निचले अर्ध में ध्यान रखना कितनी बाई जाएगी? 95 में। वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 3 बाई जाएगी और अपर हाफ में जाएगी 2 बाई। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 96। शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं? दोबारा से देखिए दोस्तों, शारीरिक संचार गतिविधियाँ कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा सबसे बेहतर ढंग से संगठित होती है? 96 में बताना। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे आदेश पद्धति यानी कमांड मेथड के द्वारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है, वो गतिविधियाँ हैं वो संगठित रहती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 97 देखिए, लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या पता करने का सूत्र क्या है? लीग की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिंगल लीग और डबल लीग नहीं बताया गया, इसका मतलब लीग है तो लीग कौन सी रहेगी? सिंगल लीग। तो उसमें अगर मैचों की संख्या अपने को यहाँ पे लेना है, टोटल ऑफ मैच है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 97 में वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे n(n-1/2). ये सिंगल लीग का बोल सकते हैं। और अगर देखें डबल लीग का पूछे तो सिर्फ n(n-1). ये किसका आएगा दोस्तों? वो डबल लीग का आता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 देखें तो संगठन का आवश्यक सिद्धांत है यानी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इसका आवश्यक सिद्धांत कौन सा है? धन कमाना, संगठन का नाम और ढांचा, रोजगार अवसर या विभाग। संगठन का आवश्यक सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे पूछा गया है 98 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे संगठन का आवश्यक सिद्धांत है वो विभागीय सिद्धांत रहेगा दोस्तों यहाँ पे 98 के अंदर विभागीय सिद्धांत यहाँ पे रहेगा, उसके आधार पर ही संगठन बनाया जाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 99 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 99, छात्रों के वर्गीकरण हेतु मैकलॉय का सूत्र क्या है? दोस्तों यहाँ पे छात्रों का वर्गीकरण के लिए यानी क्लासिफिकेशन करने के लिए मैकलॉय का कौन सा सूत्र यहाँ पे फॉर्मूला काम आता है?
99 में बताना है दोस्तों। और दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पे। आपके लिए मैं इसका ऑप्शन या आंसर के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप इसको बताना है कि इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शंस क्या हो सकता है, सही कौन सा हो सकता है, या फिर सभी है, कोई भी नहीं है, बोनस है, क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 100 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 100, एक वक्तव्य जिसमें कि विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, यानी अध्यापक के निर्देशन के अंदर सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। 100 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे अपन लेसन प्लान या पाठ योजना के नाम से जानते हैं, जो 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य और एक विशिष्ट पाठ योजना। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 101 देखिए दोस्तों। प्रतिक्रिया योग्यता, रिएक्शन एबिलिटी और त्वरण योग्यता इस रूप में है दोस्तों। यहाँ पे प्रतिक्रिया योग्यता ध्यान रखना है, और त्वरण योग्यता वो किस रूप में सम्मिलित है वो अपने यहाँ पे बताना। लचीलापन, सहन शक्ति, चपलता या फिर गति। चपलता के नाम से जिसे अपन एजिलिटी के नाम से जानते हैं, एजिलिटी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 101 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रतिक्रिया योग्यता। और जो त्वरण योग्यता है एक्सीलरेशन वाली, वो यहाँ पे ध्यान रखना है किससे संबंधित रहेगी, स्पीड यानी गति से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 102 देखिए दोस्तों। फार्टलेक प्रशिक्षण विधि का विकास में उपयोगी होती है, कौन से विकास में उपयोगी होती है। बहुत बार ये प्रश्न अपन प्रश्नोत्तर में सम्मिलित करते हैं। फार्टलेक जिसे अपन स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं, जो स्वीडिश शब्द है, ये किसका डेवलपमेंट करती है 102 में, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों एंडोरेंस यानी सहनशीलता को विकसित करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 103, हॉकी में कौन सा आक्रमण का सिद्धांत नहीं है। हॉकी के अंदर अपन अटैक करते हैं, अटैक का कौन सा यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, गतिशीलता, गहराई, विलंब या मैदान की चौड़ाई। 103 में बताना है। तो हॉकी के अंदर अपन अटैक करते हैं, मिलते ही बॉल को अटैक करते हैं, तो यहाँ पे विलंब उसमें अपन नहीं करते हैं, यानी विलंब इसका सिद्धांत नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 104 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 104, विश्राम जिसे अपन संक्रमण काल के नाम से जानते हैं, विश्राम काल का उद्देश्य होता है दोस्तों, जो अपन ट्रेनिंग देते हैं उसके अंदर जो विश्राम काल आ जाता है, तो उसका उद्देश्य क्या है, प्रदर्शन में सुधार प्राप्त करना, सुपर कंपेंसेशन प्राप्त करना, मनोरंजन या रिकवरी प्राप्त करना। 104 में बताना है दोस्तों। ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसमें विश्राम का काल है, तो यहाँ पे रिकवरी देने के लिए यानी पुनः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा समय उसको रिलैक्स दिया जाता है। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 105 देखिए दोस्तों। सर्किट प्रशिक्षण विधि की खोज किसने की थी दोस्तों। यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग है जो स्ट्रेंथ को डेवलप करती है, ध्यान रखना स्ट्रेंथ को डेवलप करती है, इसके यहाँ पे खोजकर्ता कौन रहेंगे, मॉर्गन और एडमसन, हैंस रिडनेल, वोल्डिमार और ग्रेसलर, ईवी आल्केल। प्रश्न नंबर 105 में बताना है और सही आंसर रहेगा सर्किट ट्रेनिंग है उसके खोजकर्ता रहेंगे दोस्तों मॉर्गन और एडमसन। ध्यान रखना सही आंसर रहेगा मॉर्गन और एडमसन। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 106 देखें दोस्तों। ताकत को इनमें से किसके द्वारा यहाँ पे मापा जाता है। ताकत यानी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को मापने के लिए कौन सा यहाँ पे उपकरण काम में लेते हैं दोस्तों। स्किन फोल्ड कैलिपर वसा का मापन करते हैं, स्टेडियोमीटर यहाँ पे हाइट यानी ऊंचाई का मापन करते हैं। और 106 में ध्यान रखना है जो डायनेमोमीटर है वो ताकत यानी स्ट्रेंथ का मापन करता है, और गोनियोमीटर है वो यहाँ पे लचीलापन यानी ग्रिप है, ग्रिप का मापन करता है। तो डायनेमोमीटर रहेगा ताकत के मापन के लिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 107। प्रश्न 107 देखिए दोस्तों। इनमें से किस घटक या इवेंट में अंतराल प्रशिक्षण कम से कम प्रभावित होता है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे इनमें से किस घटक या इवेंट में अंतराल प्रशिक्षण यानी इंटरवल ट्रेनिंग वो कम से कम प्रभावित होता है। तैराकी में, ट्रैक एंड इवेंट्स में, जिम्नास्टिक में या साइकिलिंग में। प्रश्न नंबर 107 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों जिम्नास्टिक के अंदर है वो ध्यान रखना अंतराल प्रशिक्षण कम से कम प्रभावित होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 108। भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है उसका मुख्य कारण है।
बाहर ध्यान रखना है, खेलों के अंदर ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? सरकारी नीति का अभाव, खिलाड़ी को उचित प्रशिक्षण का अभाव, उचित खेल मैदानों का अभाव या उचित खेल उपकरणों का अभाव। 108 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण, यानी जो खिलाड़ी है उसको बढ़िया और अच्छा प्रशिक्षण या ट्रेनिंग का अभाव यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 109 प्रश्न नंबर 109 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 109 रहेगा यहाँ पे, खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों व खेल कूद प्रतियोगिताओं के लिए उच्च स्तर के प्रदर्शन को लिए तैयार करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है? मेटवेयर, हरदयाल सिंह, मार्टिन या हारे। यानी खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, वो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों व खेल कूद प्रतियोगिता में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। 109 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हरदयाल सिंह के द्वारा यह परिभाषा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 109 देखिए दोस्तों। कम प्रतिरोध कार्यभार में अधिकतम तीव्रता का प्रतिशत होना चाहिए। यानी कम तो प्रतिरोध है और कम प्रतिरोध कार्यभार में अधिकतम तीव्रता का प्रतिशत कितना होना चाहिए? प्रश्न नंबर 110 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों 30 से 50% यहाँ पे तीव्रता, यानी इसके अंदर क्या होनी चाहिए? कम प्रतिरोध के अंदर जो तीव्रता है वो कितनी होनी चाहिए? 30 से 50% रहनी चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 111 देखिए दोस्तों। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है? यानी BCG का टीका है वो किसके लिए लगाया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया सीधा सीधा। BCG जिसे अपन बेसिलेट कोलमेट ग्रुइन के नाम से जानते हैं, बेसिलस कोलमेट ग्रुइन। प्रश्न नंबर 111 सही आंसर रहेगा दोस्तों तपेदिक के लिए BCG का टीका यहाँ पे काम में लेते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 112 देखिए दोस्तों। ये ऊर्जा मापने की इकाई है, यानी ऊर्जा के मापने की इकाई है वो कौन सी है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 112 और सही आंसर रहेगा दोस्तों कैलोरी। कैलोरी होती है दोस्तों यहाँ पे वो ऊर्जा के मापन की इकाई होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 113 देखिए दोस्तों। जोड़ों के अध्ययन को क्या पुकारते हैं, यानी क्या कहते हैं? जोड़ है, जोड़ों के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों जोड़ दो डिगे मिलन स्थल को अपन किस नाम से जानते हैं? जॉइंट के नाम से जानते हैं। और जोड़ों के अध्ययन को अपन किस नाम से जानते हैं? प्रश्न नंबर 113 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन ऑर्थोलॉजी यानी संधि विज्ञान या ऑर्थोलॉजी के नाम से अपन उसे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 114। प्रश्न नंबर 114 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी की बात कर रहे हैं, पानी में घुलने वाला विटामिन कौन है? कल भी देखा था, दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलने वाले और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल यानी जल पानी में घुलने वाले। तो पानी में घुलने वाले कौन सा है वो अपने घर पर बताना। 114 और सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन बी, ये पानी में घुलता है। विटामिन बी और सी और एच 3 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 115। जांघ की अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम क्या है? जो तो जांघ के अंदर जो हड्डी पाई जाती है, जो सबसे लंबी हड्डी होती है, ध्यान रखना, शरीर की सबसे लंबी हड्डी अस्थि जांघ में पाई जाती है, उसका यहाँ पे नाम क्या है? 115 और सही आंसर रहेगा दोस्तों फीमर। फीमर होती है वो जांघ की सबसे लंबी हड्डी है जिसका नाम है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 116। लाल रुधिर कणिका उत्पन्न होती है। दोस्तों लाल रुधिर कणिका जिसे अपन RBC के नाम से जानते हैं, RBC रेड ब्लड कार्पल्स के नाम से जानते हैं, वो कहाँ उत्पन्न होती है? प्रश्न नंबर 116 बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों पे अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो, ध्यान रखना है, बोन मेरो के अंदर यहाँ पे इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट और आगे 117 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 117, नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है। नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचना या कोशिका या इकाई है? इसे अपन इकाई या फिर कोशिका भी बोल सकते हैं। तो नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचना रहेगी? प्रश्न नंबर 117 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गुर्दे या किडनी की जो इकाई कोशिका है वो यहाँ पे नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 देखिए दोस्तों यहाँ पे उच्च रक्त शर्करा स्तर किसके नियंत्रण होती है? यानी उच्च रक्त शर्करा है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, शर्करा है, उसकी यहाँ पे मात्रा हो जाती है ज़्यादा, तो किसके द्वारा यहाँ पे नियंत्रित होती है?
118 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों इंसुलिन हार्मोन के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, जो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा निकलता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 119। प्रश्न नंबर 119 देखिए दोस्तों, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत स्वैच्छिक मांसपेशियाँ होती है, यानी वॉलेंट्री मसल्स कितना प्रतिशत होती है। स्वैच्छिक मांसपेशियाँ कितना प्रतिशत होती है, जिसे अपन स्केलेटल मसल्स यानी कंकाली मांसपेशियों के नाम से भी जानते हैं। 119 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 40%, ध्यान रखना 40% होती है। वो कौन सी मांसपेशियाँ, स्वैच्छिक मांसपेशियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 120। प्रश्न नंबर 120 देखिए दोस्तों यहाँ पे, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान कौन सा है। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किसके द्वारा की जाती है। साथ ही में दोस्तों कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य भी यही करता है। तो प्रश्न नंबर 120 और सही आंसर रहेगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया है, वो कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन एटीपी के रूप में करता है और श्वसन का कार्य भी करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 121। बड़ी मांसपेशी है दोस्तों, यहाँ पे बिग मसल्स के बारे में बात कर रहा है। शरीर की सबसे बड़ी, अगर शरीर की सबसे लंबी पूंछी है तो वो कौन सी रहेगी, लंबी, वो सार्टोरियस रहेगी। लेकिन यहाँ पे बड़ी पूंछी है तो प्रश्न नंबर 121 और सही आंसर रहेगा दोस्तों ग्लूटियस मैक्सिमस, वो लंबी मांसपेशी बड़ी मांसपेशी होती है जो कूल्हे यानी हिप्स के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 122। प्रश्न नंबर 122 देखिए दोस्तों, खिलाड़ी का हृदय क्या है। दोस्तों खिलाड़ी का हार्ट होता है वो किस नाम से, कैसा होता है, वो अपने क्या पे बताना। खिलाड़ी का हृदय क्या है 122 में बताना है। यानी खिलाड़ी का हार्ट इसे अपन एथलीट हार्ट भी अपन इसे कहते हैं। तो सही आंसर रहेगा तो हाइपरट्रोफिक स्थिति, यानी हार्ट का बढ़ा हुआ रूप है वो हाइपरट्रोफी, यानी हार्ट है इसका ज़्यादा बड़ा रूप हो जाता है खिलाड़ी के अंदर, जिसे अपन हाइपरट्रोफिक स्थिति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व केवल प्रोटीन में उपस्थित होता है, केवल प्रोटीन में होता है, वो अपने यहाँ पे बताना। और दोस्तों प्रोटीन को अपन बॉडी बिल्डअप आर के नाम से जानते हैं, रिपेयर आर के नाम से भी जाना जाता है। और केवल ध्यान रखना है प्रोटीन के अंदर होता है वो नाइट्रोजन है, वो केवल प्रोटीन में अंदर पाया जाता है। साथ ही में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन तो पाया ही जाता है, लेकिन नाइट्रोजन सिर्फ प्रोटीन में पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 124 देखिए दोस्तों, परिभाषा है दोस्तों यहाँ पे परिभाषा दी गई है, स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल व दूसरी जगहों पर हुई उन सारे अनुभवों का निचोड़ है जो व्यक्ति, समुदाय व समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों, अभिवृत्ति और ज्ञान पर सुखद प्रभाव डालती है। परिभाषा किसके द्वारा दी गई। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी गई डेफिनेशन है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थॉमस वुड के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 125। प्रश्न नंबर 125 देखिए दोस्तों, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों प्रोटीन की कमी से मरासमस होता है। और साथ ही में एक रोग और होता है जिसे अपन क्वाशियोरकोर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, क्वाशियोरकोर प्लस साथ में मरासमस, दोनों रोग यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 126। जैवधारिता यानी वाइटल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। जैवधारिता को किसके द्वारा यहाँ पे मापा जाता है। जैवधारिता किसके द्वारा मापा जाता है, वाइटल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 126 सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पाइरोमीटर के द्वारा यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी यानी जैवधारिता को मापा जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 127। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों यहाँ पे स्टडी ऑफ मसल्स, वो किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों ऑर्थोलॉजी जोड़ों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी तंत्रिका का अध्ययन, मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन, ऑस्ट्रोलॉजी यहाँ पे हड्डियों का अध्ययन। तो यहाँ पे सीधा आंसर निकल के आ गया मायोलॉजी यहाँ पे कहलाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 128 देखिए दोस्तों, आयोडीन की कमी के कारण होता है। दोस्तों आयोडीन की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो कौन सा रोग यहाँ पे हो जाता है, गेंगा, रिकेट्स, बेरीबेरी या स्कर्वी, जिसे अपन गलगंड के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, इसे अपन गलगंड के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 128 और सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे गेंगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है और ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर
129 एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और परिवर्तनों के मुख्य भूमिका निभाता है, कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी सभी जीवित कोशिकाओं में ये पाया जाता है और ये परिवर्तन के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। ग्रेनम, एटीपी, एडीपी या क्लोरोफिल। 129 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, वो सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है जो ऊर्जा का कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर लास्ट रहेगा 130। प्रश्न नंबर 130 डिप्थीरिया रोग का संबंध है। दोस्तों यहाँ पे डिप्थीरिया रोग है वो किससे संबंधित है, 130 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों कंठ यानी श्वसन से संबंधित होता है ज़्यादातर, तो डिप्थीरिया रोग कंठ से संबंधित है। तो 130 प्रश्नों का अपन ने एनालिसिस किया दोस्तों। कैसी क्लास लगी उसके बारे में भी अपना जरूर सुझाव दी, और से क्लास में जो स्कोर किया है वो कितना किया है वो जरूर स्कोर शेयर करें। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करके जाए। और ध्यान रखना दोस्तों प्लेलिस्ट में जो क्लासेस दी गई है उसको आप 1 से 2 बार, ध्यान रखना 1 से 2 बार अगर रिपीट कर लेते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ से लगभग 100+ क्वेश्चन आपको ईजिली देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।